स्वराशि, उच्च की राशि, पक्के घर। कोई ग्रह अगर अपनी स्वराशि में बैठे हैं तो उस घर में ग्रह अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं। अगर कोई ग्रह अपने मित्र की राशि में बैठा है वहाँ भी कुछ बेहतर महसूस करेगा, बट अगर अपने शत्रु की राशि में या अपनी नीच की राशि में जब भी कोई ग्रह बैठता है तो वहाँ उसकी मन मर्जी नहीं चल पाती। तो है क्या, देवगुरु बृहस्पति 2, 5, 9, 11, 12 5 घरों की लॉर्डशिप, या यूं कहें ये जो 5 पक्के घर हैं ये देवगुरु बृहस्पति के हैं। सूर्य लगन में पक्के घर के माने जाते हैं, मंगल तीसरे घर में पक्के घर के माने जाते हैं। ऐसे ही सब ग्रह कहीं पक्के घर के हैं, कहीं स्वयं की राशि में बैठे हैं, कहीं शत्रु राशि में बैठे हैं और कहीं मित्र राशि में बैठे हैं। इनकी जो काम करने की शैली है वो राशि वाइज एक दृष्टिकोण है। ये राशि वाइज प्लैनेट अपना रिजल्ट अच्छा या बुरा देते हैं। जैसे लगन में अगर शुक्र बैठे तो क्या परिणाम आएंगे। शुक्र स्त्री ग्रह है और लगन पे जो आधिपत्य है वो सूर्य का है, क्योंकि हाउस नंबर 1 सूर्य का पक्का घर है। और जो राशि है जिसको लाल किताब में जड़ बोला गया है, राशि मंगल की है। सूर्य शुक्र के शत्रु हैं, तो परिणाम ये आएंगे, शुक्र लगन में कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, वहाँ उनको एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। लगन को लेके लाल किताब का कथन ये है, लगन में बैठा हुआ कोई भी ग्रह कुंडली का राजा होता है और 7वें घर में बैठा हुआ उस राजा का वजीर, 8वें घर में बैठा हुआ ग्रह उस राजा की आंखें और 11वें घर में बैठा हुआ ग्रह उस राजा की टांगें कही गई हैं। मतलब राज्य का विस्तार करने के लिए 11वें घर का ग्रह लगन में बैठे हुए ग्रह को सपोर्ट करता है। अब लगन में कौन बैठा, शुक्र, स्त्री ग्रह है तो राजा तो हो नहीं सकता। फिर भी लगन में बैठा है तो उसका सम्मान तो होगा। यहाँ लाल किताब कहती है कि अगर किसी व्यक्ति का शुक्र लगन में हो तो इसको निर्णय दूसरों से सलाह करके ही कोई डिसीजन फाइनल करना चाहिए। अदरवाइज ये व्यक्ति अगर सेल्फ डिसीजन लेगा तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। खासकर अगर अपनी
शादी को लेके, जीवन साथी को लेके कुछ फैसला करना है तो बहुत सोच समझ कर, अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह मानकर ऐसे जातक को विवाह संपन्न करना चाहिए। अदरवाइज़ इनके निर्णय इनको परेशानी में डाल सकते हैं। और लगन के शुक्र के लिए बहुत दिक्कत क्रिएट होती है। ऐसा भी कहा गया है कि इनका रिजक, इनका व्यवसाय शुरू होने से पहले ही इनकी शादी हो जाती है। मतलब विवाह पहले होता है और विवाह के बाद ये अपना कारोबार सेट करते हैं। विवाह से पहले ये व्यावसायिक नहीं होते। ऐसे ही किसी भी घर में जब हम किसी ग्रह की प्लेसमेंट को देखते हैं तो उस घर का जो स्वामी है, उस राशि का जो स्वामी है, और वो घर जिस भी ग्रह का पक्का घर है, उन दोनों ग्रहों की स्थिति को पहले जान लेना चाहिए। और उस घर में जो ग्रह आया है, आपसी शत्रुता मित्रता के रिलेशन को भी समझ लेना चाहिए। उसके बाद उस प्लैनेट की स्ट्रेंथ हमको समझ में आती है कि ये प्लैनेट कितनी सॉलिड पोजीशन में बैठा है। जैसे कोई भी ग्रह अगर खाना नंबर 10 में चला जाता है तो खाना नंबर 10 शनि देव की राशि और शनि का ही पक्का घर है। वहाँ अगर देवगुरु बृहस्पति भी चले जाएं तो भी उनको शनि के अनुसार ही चलना होगा। वहाँ अगर शुक्र भी चले जाएं तो भी उनको शनि की चालाकी अपनानी ही पड़ेगी। अदरवाइज़ जो 10th हाउस है वो हमारा कैरियर है, तो कैरियर सफ़र करेगा। यहाँ व्यक्ति को शनि की चालाकी से ही चलना होगा। शनि चालाक कोई ऐसा नहीं है कि शनि नेगेटिव सेंस में चालाक होते हैं। एटलीस्ट शनि ये बोलते हैं कि आप प्रोफेशनली किसी से कंप्रोमाइज़ मत करो। अगर आपने अपने प्रोफेशन में अपने रिलेशन को आगे रख दिया या इमोशनल टच ले लिया तो क्या होगा। देवगुरु बृहस्पति जब 10वें घर में बैठते हैं ना, अक्सर ऐसे व्यक्ति व्यापार में बहुत बड़ा धोखा खाते हैं। अगर वो चालाक नहीं है तो वो लाइफ में कभी सक्सेस नहीं हो पाते। उनके लिए लाल किताब का जो कथन है वो ये है, जिस कदर टेढ़ा चले मिट्टी सोना हुए। अदरवाइज लोग उसको मिसयूज़ करते हैं। काम करवाने के बाद भी उसको पैसे नहीं मिलते और जीवन पर्यंत गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ती। स्पष्ट वक्ता की तरह साफ सुथरा कर्म करे, साफ सुथरा व्यवहार करे,
जितनी स्पष्टता होगी लाइफ में, उतना ही उनका जीवन उन्नत होगा। कुछ क्रम से सीखने की कोशिश करेंगे। कुछ कुछ बातें जो मेरी इच्छा हो रही है कि मैं आपसे शेयर करूं, जो मेरे मन में आ रहा है उसी क्रम से मैं बताता चला जा रहा हूं कि जैसे खाना नंबर 3 में अगर मंगल बैठ जाए तो खाना नंबर 3 किसका है? बुध की राशि है। बुध क्या है? दस्तावेज। बुध क्या है? राइटिंग। बुध क्या है? कलम। बुध क्या है? लेखन कार्य। तो जिनका भी मंगल खाना नंबर 3 में होता है ना, तो लाल किताब उनको रिस्ट्रिक्शंस देती है कि कोई भी कार्य बिना लिखा पढ़ी के ना करें, अदरवाइज डॉक्यूमेंट लॉस होने की संभावना होती है। बिना लिखा पढ़ी के अगर मंगल 3 वाला कोई काम करेगा ना, तो उसके साथ धोखा हो जाता है। शुक्र 4 के लिए 4 नंबर घर चंद्र का है। चंद्र को पानी भी कहा गया है, और जो शुक्र है, शुक्र को मिट्टी कहते हैं लाल किताब में। मिट्टी, उपजाऊ भूमि, जिसमें हम पौधे रोपण करते हैं, जिसमें हम बीज बोनी करते हैं, ऐसी मिट्टी। अगर 4 नंबर घर में शुक्र हो, 4 नंबर घर चंद्र का है, मिट्टी और पानी जब मिलेगा तो क्या होगा? दलदल, दलदल बन जाएगी। तो लाल किताब का ऐसा कहना है कि अगर किसी की हॉरोस्कोप में शुक्र खाना नंबर 4 में हो, तो ऐसे व्यक्ति की 2 शादियां होती हैं। उपाय भी बताए हैं, उपाय भी हम आगे समझेंगे। हम तो डिस्कशन कर रहे हैं लाल किताब पे। शनि 5, जो 5 नंबर घर है ना, वो सूर्य का है, सूर्य की राशि है। शनि और सूर्य में परस्पर शत्रुता है। बेशक उनका रिलेशन पिता पुत्र का है, पर फिर भी पिता और पुत्र, इन दोनों की आपस में शत्रुता है। शनि क्या है? मकान। अगर शनि 5 वाले जातक ने 48 साल की उम्र से पहले अपना मकान बना लिया, तो उनकी संतान को प्रॉब्लम आ जाती है। लाल किताब ने इसको बच्चे खाने वाला साग बोला है। मकान अपने नाम से ना बनाकर बच्चों के नाम से मकान बनाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। रिस्ट्रिक्शंस दी गई है कि शनि 5 वाले को 48 वर्ष की उम्र से पहले अपना मकान नहीं बनाना चाहिए। और कहीं ना कहीं शनि 5 वाले को जुडिशरी, न्यायाधीश के सामने अपराधी की भूमिका में पेश होना पड़ता है। तो वर्षफल में जब भी शनि 5 आने वाला हो, तो वर्ष बदलने से 43 डेज पहले आपको अगर लगे कि आपका शनि वर्तमान वर्ष में 5वें घर में आने वाला है, तो 43 दिन पहले
आप शनि का उपाय कर दो। और अगर उपाय करने का समय निकल जाए और वर्ष रनिंग पोजीशन में हो, तो ऐसी स्थिति में शनि का दान। बहुत सारे प्लैनेट हैं, 12 ग्रह हैं, कहीं ना कहीं कोई प्लैनेट तो मूव करेगा ही। तो हमेशा अपनी जन्म कुंडली के साथ साथ वर्षफल का अध्ययन भी करते रहो। वर्षफल बनाने के लिए लाल किताब ने एक टेबल दे रखा है। 1952 वाली बुक है, उसमें टेबल है। बहुत सिंपल विधि है। किसी भी यूट्यूब में वीडियो खोलो, लाल किताब वर्षफल कैसे बनता है, तो टेबल बता देंगे और किस किस प्रकार से आपको वर्षफल बनाना है उसकी डिटेल मिल जाती है। और डिस्कस करें बुध 8। अगर जन्म कुंडली में बुध 8 है, अकेला हो तो प्रॉब्लमेटिक, सूर्य या मंगल के साथ में हो तो कम प्रॉब्लम। इवन कि अगर सूर्य और मंगल और बुध खाना नंबर 8 में होते हैं ना, तो बहुत अच्छे हैं, शुभ माने गए हैं। अकेला बुध 8वें घर में खराब है। वर्षफल में जब भी बुध खाना नंबर 8 में आए तो सलाह दी जाती है कि ऐसे व्यक्ति को ऊंचाई पे कोई देवी का मंदिर हो, वहाँ माथा टेकने नहीं जाना चाहिए। जैसे माँ वैष्णो देवी, चिंतपूर्णी, ज्वाला जी, ये सब देवियों के मंदिर पहाड़ों पे स्थित हैं। तो उस वर्ष देवी के मंदिर माथा टेकने नहीं जाना चाहिए। अगर जाना ही पड़े तो अपना माथा जमीन पर रख के नहीं टेकना चाहिए। दूसरों के पाँव की धूली आपके माथे पे नहीं आनी चाहिए। वो जो धूल है ना, बुध 8 के लिए लानत का काम करती है और उस वर्ष व्यक्ति की सैलरी भी आधी हो जाती है। बुध 8 के उपाय हैं। रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करोगे, उपाय करने की आवश्यकता नहीं। लाल किताब में क्या है? सावधानियाँ। सावधानी नहीं रखी तो फिर निशानियाँ, अगर निशानी आ गई तो फिर उपाय। लाल किताब बहुत सारगर्भित ग्रंथ है ज्योतिष का। सीरियसली लाल किताब पे जो अध्ययन करते हैं वो जातक का बहुत भला कर सकते हैं। शुक्र 8, शुक्र 8 के लिए लाल किताब ने ये कहा है कि उसको अपनी पत्नी के सन्मुख ऐसे पेश आना चाहिए जैसे वो पति कम है और आज्ञाकारी ज़्यादा है। ऐसे व्यक्ति की पत्नी जिसका शुक्र 8 हो, कटुभाषिणी तो होगी, थोड़ी शब्दों में कठोरता होगी। अगर उसने गुस्से में आकर कोई बात बोल दी ना, वो बात सत्य होनी है। तो जिस जातक की कुंडली में शुक्र 8 हो, उसके लिए सलाह ये दी जाती है कि भाई अपनी पत्नी के सन्मुख ऐसे रहना जैसे तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव। मन समर्पण की भावना से, क्रॉस क्वेश्चन नहीं करने, आर्गुमेंट नहीं करने। जूं जूं पत्नी पति से परेशान होगी, तू घर की लक्ष्मी चली जाएगी।
अगर किसी की कुंडली में शुक्र 8 है, कोई दिक्कत नहीं, 800 ग्राम या 8 किलो जिमीकंद धर्म स्थान में दे आओ। शुक्र 8 के जो बुरे प्रभाव हैं उनमें कमी आ जाएगी। अब शुक्र 9 के लिए लाल किताब ने कहा है कि ऐसे व्यक्ति को कोई संतान गोद नहीं लेनी चाहिए। जब शुक्र 8 होता है ना तो मंगल बद्ध हो जाता है। मंगल बद्ध के पीछे हमारा अभिप्राय ये है कि व्यक्ति कोई खुशी सेलिब्रेट नहीं कर पाता। और शुक्र 8 में अगर कोई संतान गोद ले ले तो लाइफ टाइम उसको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो मना किया है, संतान गोद नहीं लेनी। अगर ले लिए किसी ने तो भी उपाय है। तो दोस्तों, आज हम और आप दूसरी बार रूबरू हुए हैं। मेरा विश्वास है कि आपको मेरे वीडियो पसंद आएंगे। आप मेरे को और प्रेरणा देना, आप मेरा हौसला अफजाई करना, ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो बनाऊं, जिससे आप और हम सबका ज्ञानवर्धन हो और लाल किताब की जो महिमा है जनमानस तक पहुँचे। इसी आशा के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।